नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित द्विवेदी द कलेक्टिव लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। तो इस समय हम हिस्ट्री की क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। इसका चैप्टर 3 है। इसके पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, उसके बाद इसको देखिए। तो अध्याय 3 है आरंभिक नगर, यानी कि प्रारंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। जसपाल और हरप्रीत नाम के दो बच्चे होते हैं, अपने घर के पास ही क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि कुछ लोग एक ऐसे घर की तारीफ कर रहे थे जो काफ़ी लंबे समय से काफ़ी पुराना हो गया था। पुराने होने की वजह से क्या हुआ था, वो खंडहर की तरह दिखने लगा था और गली के बच्चे उसको भुतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला का क्या मतलब हुआ, जिस डिज़ाइन के द्वारा उसको बनाया गया था। किसी भी घर, मंदिर या बड़े भवन का निर्माण किसी न किसी तरीके से बना जाता है, उसी को इसकी वास्तुकला बोला जाता है। कि आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है, दूसरी महिला ने कहा। उस घर में क्या था, नक्काशी की गई थी। उसके बारे में दूसरी महिला बोलती है कि क्या आपने इतनी सुंदर नक्काशी देखी है कहीं। हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। आज के समय में भी हमारी सरकार, हमारे देश की जो भी गवर्नमेंट है, वो पुरानी चीज़ों को संरक्षित करके रखती है। जिस संरक्षित किस लिए किया जाता है, ताकि लोग उसको काफ़ी लंबे समय तक देख सकें। अक्सर लोग पिकनिक वगैरह पे ऐसी जगहों पे जाया करते हैं जहाँ पे पुरानी जगहें हों, मंदिर हो या किला हो। तो ये हमारे देश की धरोहर होती हैं, सांस्कृतिक धरोहर, इसको सुरक्षित रखना ज़रूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इसी काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। तो क्या हुआ, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया तो उसमें काम करने वाले लोग जब पंजाब प्रांत की तरफ, जो भी इंजीनियर काम कर रहे थे, उनको जब ये हड़प्पा पूरा स्थल मिला तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे एक अच्छा खंडहर है जहाँ से हमको अच्छी पकी ईंटें मिल रही हैं, जिसका काम उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइनों को बिछाने में उसका उपयोग कर लिया और वहाँ से हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गई और उससे रेलवे लाइनें बिछाई। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को खोजा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। तो हड़प्पा स्थल में हड़प्पा स्थल सभ्यता मतलब हड़प्पा सब सिविलाइजेशन जो थी, उसका निर्माण कब हुआ था, 4700 यानी 4700 पहले इसका निर्माण हुआ था। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ज़रूर सुरक्षित रखना चाहिए। वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर होती हैं, उसको काफ़ी लंबे समय तक सरकार इसीलिए बना करके सुरक्षित रखने के प्रयास करती है। जो ख़राब होने जा रही हैं उसको रिनोवेट करती है, यानी फिर से उसकी मरम्मत कराई जाती है। तो इन नगरों की विशेषता क्या थी, जो भी हड़प्पा सभ्यता थी? इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन वह निचले इलाके में था, यानी 2 भागों में बटा हुआ था। जो भी उसका पश्चिम का भाग था वो छोटा था लेकिन वो काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ था, और जो हिस्सा पूरब में था वो बड़ा था लेकिन वो निचले इलाके में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर का दुर्ग कहा, यानी नगर दुर्ग जो था वो पश्चिम में छोटा और ऊंचाई पर बना हुआ था। निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवार उससे खूब मजबूत बन सके। तो किस तरह से घर बनाया जाता था, जो भी होता था उसको चारों तरफ से दीवार बना करके, ईंटों की दीवार बना करके उसको चारों तरफ से बाउंड्री बना दिया जाता था।
तो हड़प्पा के नगर कैसे थे, 2 पार्ट में बटे हुए थे। पश्चिम की तरह छोटा था लेकिन वो ऊंचाई पर बना हुआ था, जिसको नगर दुर्ग कहा जाता था। पूर्वी हिस्सा निचले हिस्से में था लेकिन उसको निचला नगर भी बोला जाता था। यहाँ पे ये आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांत में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिले हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुँह रेमन के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। तो ये सभी चीज़ें कहाँ पे मिली हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो भी सिविलाइजेशन थी वहाँ पे जो भी ये सामान मिले सब इस तरह के थे। यहाँ पे देखिए कुछ मैप में कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। सोतका कोह ये दोनों पाकिस्तान में है। चहुंदड़ो यहाँ पे देख सकते हैं, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल ये क्या था, एक बंदरगाह था जो कि गुजरात में है। गंभीरीवाला, कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा ये सभी क्या हैं, पुरा स्थल हैं। कौन से, हड़प्पन सिविलाइजेशन के। यूपीएससी के पेपर में क्या करता है, एक बार पूछा था इसी तरह के 4-5 नाम दे करके, वहाँ पे पूछा था कि इनमें से कौन से हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित है, और 3 तो इससे संबंधित थे, एक उससे अलग था। तो ये सभी नाम याद करने जरूरी हैं। कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन मतलब बन जाते हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में, यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। क्या आप ये सोच सकते हैं कि वहाँ पे पानी कुएं से निकाल कर मतलब कैसे निकाला जाता होगा इतना सारा पानी भरने के लिए। उसके बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। तो ये मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार था, ये किस लिए यूज होता था, विशेष कार्यक्रमों, जो कि धार्मिक कार्यक्रम हुआ करते थे, तो अक्सर वहाँ पे लोग एक साथ जाकर स्नान किया करते रहे होंगे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। तो लोथल कहाँ पे है, गुजरात पे है, और कालीबंगा कहाँ पे है, ये हरियाणा या फिर राजस्थान। कालीबंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये राजस्थान में पड़ेगा। लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े यज्ञ किए जा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगर में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। भंडार गृह मतलब जहाँ पे अन्न को रखा जाता था। ये यहाँ पे आप महान स्नानागार जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ईंटों से पूरा बना हुआ है। एक तरफ से ये और एक तरफ से ये, 2 तरफ से यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, और ये इसके चारों तरफ छोटे छोटे मतलब और भी मकान बनाए गए थे। यहाँ पे इसमें प्लास्टर किया जाता था, चारकोल उसके ऊपर चढ़ाया जाता था ताकि इससे पानी रिस ना सके। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो घर कैसा होता था, बीच में आंगन होता था और उसके चारों तरफ घर बनाए जाते थे। और हर घर में मतलब कुछ स्पेशल घरों में स्नानागार अलग से बनाया जाता था। इससे ये समझ में आता है कि वो लोग काफ़ी विकसित थे। क्या इससे पता चलता है कि उनकी सभ्यता जो थी काफ़ी विकसित थी। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। बाद में बड़े नालों में मिला दिया जाता था, या जो कि जाकर मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे, जिसके जरिए इसकी देखभाल और सफाई की जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई कितने अच्छे तरीके से की जाती थी। ये अब के समय में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इतने हज़ारों सालों के बाद भी, जिसके जरिए इसकी देखभाल और सफाई की जाती थी। किसके जरिए, मेन होल के जरिए। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में क्या अंतर दिखाई देता है।
पिछले अध्याय में जो भी घर बनाए गए थे उनमें ऐसी कोई योजना नहीं थी। पक्की ईंटों के नहीं बने हुए थे, यहाँ तक कि कभी कभी झोपड़ियाँ ज़मीन के नीचे भी बनाए जाते थे। पर यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी घर थे वो काफ़ी एक मतलब विकसित सभ्यता थी। तो यहाँ पे पक्की ईंटों का उपयोग था, प्रॉपर तरीके से घर बनाए गए थे, यहाँ तक कि नालियाँ भी बनाई गई थी जो कि ढकी हुई थी। तो यही सब इसमें अंतर हैं। ये जीवन कैसा था? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। तो उनका नगरीय जीवन कैसा था? उनका भी एक शहर था, जैसा कि आज का शहर होता है उसी तरह वो भी एक विकसित सभ्यता थी, उनका भी शहर था। वहाँ पे भी काफ़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि इमारतें बनाने का काम करते होंगे। जाहिर सी बात है, हर सभ्यता में हर तरह के लोग रहते हैं। बर्तन बनाने वाले, कपड़े बनाने वाले, मकान बनाने वाले, सड़क बनाने वाले। और ये भी है कि यहाँ पे कोई ना कोई संभवतः शासक भी रहा होगा जो कि उनको मैनेज कर रहा होगा, उनका मुखिया। यह भी संभव है कि लोगों को दूर दूर तक भेज कर वो क्या किया करते थे? धातु और बहुमूल्य पत्थर मंगवाया करते थे। शासक लोग मनके और सोने चांदी के बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे, जो कि अक्सर राजा किया करते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। तो लिपिक क्या करते थे? मोहरों पर लिखते थे और जहाँ और ज़रूरत पड़ती थी लिखने के लिए वहाँ भी वो लिखा करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक नाली दिखाया गया है जो कि प्रॉपर तरीके से ढकी हुई है। और यहाँ पे सड़क और उसमें बना नाला है और ऊपर एक कुआं है। यहाँ पे आप एक कुआं देख सकते हैं। यहाँ बाईं ओर हड़प्पा की एक मोहर है, यहाँ पे आप मोहर देख सकते हैं। ये यूनिकॉर्न है, इसमें एक सींग बना हुआ है। यह प्राचीनता व विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों ने इसको पढ़ने की कोशिश भी की है लेकिन अभी तक उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो भी लिपि थी उसको भी वो पढ़ नहीं पाए हैं। पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। ये पक्की मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पक्की मिट्टी के बने खिलौने। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से कहानियाँ। जब कोई भी व्यापारी हो एक स्थान से दूसरी जगह या शिल्पकार एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या लाते थे? वहाँ से जो भी उपयोगी वस्तुएं उनको ये समझ में आती थी कि ये ज़रूरी है उसको लाते। साथ ही सुदूर देशों के किस्से कहानियों, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। तो क्या करते थे वो लोग? जहाँ भी जाते थे वहाँ से जो भी उनके लिए ज़रूरी चीज़ें लगती थी वो लाते थे, साथ में किसी और देश से सुदूर के किस्से कहानियाँ भी लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं। मिट्टी से बना हुआ हल मिला था, मिट्टी से बना हुआ बैल और यहाँ तक कि नौका भी मिली हुई है। तो इससे यही बात साफ पता चलती है कि ये खिलौने किसके लिए काम में आते होंगे, बच्चे इससे खेलते रहे होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की सूची बनाइए। क्या इनमें कुछ ऐसे लोग थे जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? नगर में रहने वाले लोग में से सभी हो गए शिल्पकारी काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, व्यापारी हो गए, तरह तरह के लोग रहते होंगे। मेहरगढ़ क्या था? एक ग्रामीण व्यवस्था थी जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। तो वो एक ग्रामीण थी और हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था? एक शहरी सभ्यता थी। आगे देखते हैं नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो हड़प्पा के नगरों से क्या क्या पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ? पत्थर प्राप्त हुए, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी आदि तरह की धातुएं वहाँ से मिली। तांबे और कांसे से क्या किया जाता था? औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन दोनों बनाए जाते थे।
क्या यहाँ तक अभी तक कहीं पे हमने ये पढ़ा कि लौह भी मिला हो? लोहे का उपयोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में होता है या नहीं होता? यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इसके मनके। यहाँ पे मनके बनाए गए हैं जिसको औरतें पहना करती थी, यहाँ तक कि पुरुष भी इसका उपयोग करते रहे होंगे। ये फलक है यहाँ पे, और ये क्या है? ये बाट है। बाट इनका कितना अच्छा इनका शेप बना हुआ है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया जाता था। ये किस पत्थर के बनाए जाते थे? चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। आज भी सोने या फिर मतलब सोने को बहुमूल्य माना जाता है, उसको मापने के लिए सुनार के पास एक अलग तरीके का तौलने का बाट होता है। कभी आप अगर गए हो तो देखे होंगे। उसी तरह ये बाट भी जो था वो बहुमूल्य वस्तुओं को ही तौलने के लिए बनाया गया था। मध्य में यहाँ पे आप मनके देख सकते हैं। इनमें से कई कार्नेलियस पत्थर से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बीच में क्या किया गया? छेद किया गया और फिर इसको धागा डाल करके जोड़ दिया गया। मध्य में दाएं पत्थर में धारदार फलक हैं। इसको आप नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाबा कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्रॉपर तरीके से चीज़ें बनाई जाती थी पत्थर की। इसकी प्रॉपर यहाँ पे फेस वगैरह, आँखें इतनी लंबी है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनकी जो प्रतिमा थी ये कहाँ से हमें प्राप्त हुई थी। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में और क्या था? वहाँ पे महान स्नानागार था। वहाँ के घर कैसे थे? क्या उनकी खिड़कियाँ सड़क की तरफ खुलती थी या नहीं खुलती थी? तो जो भी थे वहाँ पे सड़क, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो भी घर बनाए गए थे उनकी खिड़कियाँ सड़क की तरफ नहीं ओपन होती थी। जिधर सड़क थी उसके अपोजिट साइड में वो खिड़कियाँ बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की वो लोहे की बात मैंने किया था, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोहे का यूज अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पे सोने, चांदी, तांबे का सभी का उपयोग हुआ, लेकिन अभी तक लोहे का उपयोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं होता है। उसके बाद आगे की जो भी सभ्यताएँ आती हैं वहाँ पे लोहे का उपयोग होता है, पर हड़प्पन सभ्यता में नहीं हुआ था। इस सभ्यता के लोग पत्थर की मूर्तें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार पत्थरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो किस तरह के बर्तन बनाते थे? लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसके ऊपर काले रंग से डिजाइन किया जाता था। अध्याय तुमने जिस गांवों के बारे में पढ़ा वहाँ भी धातु का उपयोग होता था क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो पिछले अध्याय में हमने जिस भी गांव के बारे में पढ़ा वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी या ग्रामीण सभ्यता थी। वहाँ पे कहीं भी ये जिक्र नहीं हुआ कि वो किसी भी धातु का उपयोग करते थे। वो पत्थरों के ही अपने जो भी औजार बनाते थे वो पत्थरों से बनाते थे। क्या वे बाट बनाते थे? नहीं, बाट का भी उपयोग वहाँ पे नहीं हुआ था। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। तो मेहरगढ़ में क्या था? लगभग 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वहाँ के लोग क्या कर रहे थे? घर में रहना सीख गए थे, पशुपालन सीख गए थे, खेती भी सीख गए थे, यहाँ तक कि फिर धीरे धीरे वो कपड़े भी बनाने लगे थे। तो वही काम यहाँ पे भी होता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी कपड़े बनाए जाते थे। फूलदान भी के ढक्कन भी वहाँ से प्राप्त हुए। तांबे की वस्तुएं भी वहाँ पे मिली। पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ थी जिससे सूत को बनाया जा सकता है। अभी तक जितनी भी वस्तुओं के बारे में हमने पढ़ा है इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ का मतलब क्या हुआ? किसी भी वस्तु के बारे में जो स्पेशल नॉलेज रखता है वो उसका विशेषज्ञ कहलाता है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। पच्चीकारी का मतलब ये हुआ मोहर पर कई तरह के चित्र बनाना। पृष्ठ 28 पर यहाँ पे मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यहाँ तक कि विशेषकर
यह किसी विशेषकर मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बना हुआ है कितने प्रॉपर तरीके से इसमें हर चीज़ दिख रही है। यहाँ तक कि ये साल ओढ़े हुए है, इसका एक हाथ तो नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर पे कुछ पहने हुए है, इसकी आंखें काफ़ी लंबी है, ये काफ़ी प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। तो ये कौन कर सकता है? ये कोई विशेषज्ञ ही ऐसा काम कर सकता है, व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे या दोनों मिलकर इस काम को किया करते थे। आज के समय में कौन करता है? आज के समय में भी पुरुष और महिलाएं दोनों ही ऐसा काम करते हैं। किसी न किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं, उसी तरह उस समय भी होता होगा। फेयंस क्या चीज़ है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग पर प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। इनका रंग जो है नीला या फिर हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये फेयंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। यानी कि जो भी प्राथमिक चीज़ें मिलती हैं, जैसे गेहूँ, चावल, दाना या फिर किसी भी तरह का पेड़ पौधे से प्राप्त हुई चीज़ें जिनको किसान उपजाते हैं या जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हो सकती हैं या पशुओं से मिल सकती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? कच्चा माल कहलाते हैं। फिर उनका उपयोग क्या किया जाता है? आगे ले जाकर उनको फैक्ट्री में उनसे चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, फिर इनसे कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। उसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है, तो वो क्या हुआ? वो फैक्ट्री में बनाया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को ये दूर दूर से आयात किया करते थे। सोने का आयात कहाँ से किया करते थे? कर्नाटक में एक खदान थी, वहाँ से किया करते थे। और तांबे का वो हरियाणा में एक खदान थी, खत्री नाम से शायद उसका है, वहाँ से वो मंगाया करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो यहाँ पे सभी जानकारियाँ दिया गया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कोई भी सामान था वो कहाँ से लाया जाता था। तो तांबे का आयात राजस्थान से होता था, सोने का आयात कर्नाटक से होता था, पत्थर का आयात गुजरात के लोथल के पास से होता था या फिर ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था? इन चित्रों को देखकर इन चित्रों को देखें तो एक खिलौना है और एक दूसरी तरफ एक ये मोहर है। एक खिलौना है और एक मोहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते हैं? इसको देखकर तो यही समझ में आ रहा है कि वहाँ पे बैलगाड़ियों का उपयोग होता रहा होगा। पिछले अध्याय में क्या तुमने पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी है? पिछले अध्याय में ऐसी कोई भी वस्तु या ऐसा कोई भी वाहन नहीं बना था जिससे वो अपना सामान ढो सके। तो क्या किया करते थे? पशुओं के ऊपर रखकर या खुद से लेकर जाया करते थे। बट यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या होता है? ये बैलगाड़ी देखने के लिए मिलती है। और यहाँ मोहर पे आप ये देख सकते हैं एक नौका बनी हुई है। इससे ये समझ में आता है कि ये लोग हो सकता है कि समुद्री व्यापार भी किया करते थे। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो क्या होता था? सभी लोग शहर में तो रह नहीं सकते थे। कुछ लोग गाँवों में भी रहते थे। वो वहाँ पे खेती किया करते थे और उससे जो भी अन्न उत्पन्न होता था उसको शहरों में ले जा कर के बेच दिया करते थे। तो इससे क्या होता था? जो भी शहर में रहते थे उनके पास भी अन्न पहुंच जाता था। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक
नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता रहा होगा, ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती रही होगी। तो यहाँ पे जो भी हल बनाए गए थे वो देख सकते हैं आप, ये लकड़ी के ही बनाए गए थे। अभी तक यहाँ पे लोहे का उपयोग नहीं हुआ। आगे चल करके जब लोहे का उपयोग होगा तो फिर इसमें भी लोहे को लगाया जाएगा, पर अभी तक यहाँ पे लकड़ी का ही उपयोग होता है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक लेकर जाते थे। तो हड़प्पा के लोग क्या क्या पालते थे? गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, ले जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो क्या करते थे? शिकार तो किया करते ही थे और कई तरह के पशुओं को भी वो पालना शुरू कर चुके थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में हड़प्पाकालीन जो भी नगर है उसका सूक्ष्म निरीक्षण यहाँ पे करते हैं। कच्छ के इलाके में खातिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन वहाँ की उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे होंगे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। तो गुजरात का ये जो धौलावीरा, इसके बारे में 2 बातें स्पेशल क्या है कि जहाँ हड़प्पा से बता कि बाकी नगर 2 भागों में बटे हुआ करते थे, तो ये नगर कितने भागों में था? 3 भागों में था। और हड़प्पा से बता कि जो भी लिपि थी वो अक्सर मुहर या छोटी वस्तुओं पे ही देखने के लिए मिलती थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ा का मतलब एक अनोखा अवशेष मिला है जो कि लकड़ी में जड़ा जाता था और ये बड़े बड़े पत्थरों पे भी खुदा पाया गया है। ये 2 चीज़ें यहाँ की विशेषताएँ थी जो कि बाकी हड़प्पन सिविलाइजेशन से इसको अलग करती हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर, ये दूसरा नगर है लोथल नगर, ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी का क्या मतलब होता है? कोई सामान कहीं पे ले जाना है तो उसको बोरे के अंदर पैक किया गया, फिर उसके ऊपर क्या करते थे? मिट्टी लगाया करते थे। मिट्टी लगा करके उसके ऊपर फिर मोहर से छाप छोड़ा करते थे ताकि वो रास्ते में कोई उसको खोले न। अगर खोलता है तो मुहर अपने आप टूट जाएगी, तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये सामान पहले ही ओपन किया जा चुका है। तो इसी मुहर लगाने को ही मुहरबंदी कहा जाता है। यहाँ पे एक लोथल का बंदरगाह दिया गया है। ये एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता रहा होगा। डायरेक्ट समुद्र में तो नावें जा नहीं सकती थी क्योंकि उस समय नावें छोटी छोटी हुआ करती थी, तो उनको इस तालाब में पहले लाया जाता था। यहाँ पे सामान उस पर रखा जाता था, फिर यहाँ से निकाल के उसको समुद्र में ले जाया जाता था। कहाँ पे? लोथल में एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पे मिले हैं। कहाँ पे? लोथल पे। मुद्रा या फिर मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी ये क्या होती है? मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता रहा होगा। दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उसके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उस पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग किया जाता है। पता लगाओ कि मुहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इस तरह से मिट्टी का बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर ये मुहर से क्या किया जाता था? मुहरबंदी की जाती थी। यहाँ पे ये हो गया 1 2 3, यहाँ पे लगता है कि मतलब 3-4 मुहरों से किया जाता था।
आज के समय में मुहर का उपयोग क्या होता है, कहीं भी आप देख लीजिए, स्कूल में, वहाँ पे कॉलेज में या फिर किसी भी संस्था में आप जाते हैं तो वहाँ पे मुहर का उपयोग आज भी हो रहा है। और उसके साथ क्या किया जाता है, दस्तखत या फिर सिग्नेचर भी किया जाता है। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जब इतनी अच्छी सभ्यता थी, वहाँ के लोग शहरों में रहा करते थे, प्रॉपर तरीके से घर बने हुए थे, प्रॉपर तरीके से वहाँ की सड़कें थीं, नालियाँ थीं, तो आखिर इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया, मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचड़ों के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुंगीनुमा घर बनाए जाने लगे। तो लगभग 3900 साल पहले क्या होने लगा, ये शहर नष्ट होने लगा। सड़कों के पास ही जहाँ पे बड़े बड़े मकान हुआ करते थे, वहाँ पे झोपड़ियाँ बनने लगी। इतनी अच्छी नालियाँ बनाई गई थी ढकी हुई, वो नालियाँ नष्ट होने लगी। जो माल दूसरी जगहों से मंगाया जाता था, जैसे ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान से जो भी चीज़ें मंगाई जाती थी, उनका आयात धीरे धीरे बंद हो गया। आयात बंद हो गया तो जाहिर सी बात है वहाँ पे निर्यात भी बंद हुआ होगा। ये सब आखिर क्यों हुआ, यह कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। लेकिन बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। तो ये सब हुआ कैसे, ये अभी तक कोई क्लियर इसका जवाब कोई भी वैज्ञानिक या विद्वान नहीं दे पाए हैं। बस उनका ये कहना है कि नदियाँ सूख गई होंगी, इस वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए होंगे, या वहाँ के चारागाह या घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, तो उनके मवेशियों के लिए वहाँ पे जगह नहीं मिली होगी। या हो सकता है बाढ़ आ गई। एक मूवी बनी है मोहनजोदाड़ो नाम से, उस मूवी में दिखाया गया है मोहनजोदाड़ो के बारे में कि वो नगर कैसा था, कैसा बना और कैसे नष्ट हो गया था। तो अगर टाइम मिले कभी तो उसको एक बार थोड़ा देखना, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। वहाँ पे दिखाया यही गया है कि बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से सारे गांव नष्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। यहाँ पे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि वहाँ पे जो भी नियंत्रण करने वाले शासक थे, उनका नियंत्रण लोगों पर से समाप्त हो गया हो। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी। पहले पाकिस्तान भी भारत का ही पार्ट हुआ करता था, तो वो भी भारत ही कहलाता था। तो सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। तो क्या हुआ, कई लोग वहाँ जब शहर नष्ट होने लगे तो वहाँ से निकल कर दूसरी और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। लगभग 1400 साल पहले नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में अगले अध्याय 5 और 8 में पढ़ने के लिए जानकारी मिलेगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का निर्माण कब हुआ, लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, या फिर 2300 ईसा पूर्व उसको बोला जाता है, वहाँ पे हुआ था। बट यहाँ पे 2000 को बेस मान करके पढ़ा जा रहा है, इसलिए 4700 होगा, ठीक है। तो वहाँ के नगर कैसे थे, 2 पार्ट में बटे हुए थे। पश्चिम का पार्ट कैसा था, नगर दुर्ग कहलाता था, ऊपर बना हुआ था। पूर्व का पार्ट कैसा था, निचले स्थानों में था और काफ़ी बड़ा हुआ था, जहाँ पे कॉमन लोग रहा करते थे। दुर्ग में क्या रहा करते थे, जो शासन किया करते थे। वहीं पे नगर भंडार हुआ करते थे राज्य के। सड़कें जो थी काफ़ी प्रॉपर तरीके से ग्रिड की तरह बनाई गई थी, जो कि समकोण में एक दूसरे को काटा करती थी। वहाँ की नालियाँ कैसी थी, ढकी हुई नालियाँ थी, जिससे बदबू नहीं आती थी, और उसको साफ़ करने के लिए बीच बीच में मेन होल भी बनाया जाता था। घर जो भी थे उसकी खिड़कियाँ सड़क की तरफ ओपन नहीं होती थी, अधिकतर यही कोशिश किया जाता था। ये अगर सड़क है तो विंडो इसकी इस तरफ खुलती थी। यहाँ पे अगर घर बन रहा है तो इसकी विंडो इधर होती थी, सड़क की तरफ नहीं होती थी। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, लोथल के बारे में पढ़ा, जो कि एक बंदरगाह हुआ करता था, वहाँ से व्यापार हुआ करता था दूसरे देशों के साथ। वहाँ पे कई चीज़ें बनाई भी जाती थी, जैसे मनके वगैरह हो गए। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, गुजरात के धौलावीरा के बारे में पढ़ा। वहाँ पे एक स्पेशल नगर धौलावीरा है। वो कैसा है, जहाँ बाकी जगहों पे 2 पार्ट में नगर हुआ करते थे, वहाँ पे कितने पार्ट में था, वहाँ पे वो 3 पार्ट में हुआ करता था। उसके अलावा बाकी जगहों पे मुहर क्या होती थी, छोटे छोटे पार्ट में बनाई जाती थी, या मुहरों पे लिखा जाता था लिपि को। पर धौलावीरा में क्या था, लिपि को काफ़ी बड़े
स्थान पे बनाया गया था, पत्थर पे या फिर लकड़ियों पे बनाया गया था। तो यही सारी यहाँ पे थे। यहाँ अन्यत्र के बारे में देख लेते हैं। अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। मिस्र कहाँ पे है? भारत से पश्चिम की तरफ देखने पर मैप में दिखेगा। इस नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। मिस्र क्या है? ये दक्षिण मतलब अफ्रीकी देश है मिस्र। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आके पिरामिड देख सकते हैं। कई लोग इस पिरामिड को देखने के लिए बस मिस्र जाते हैं। राजाओं के मरने पर उनके शवों को उन्हें पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें क्या होता था? खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर भी शामिल होते थे। सेकंड चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा वहाँ पे भी क्या होता था? लोगों के साथ कुछ न कुछ चीज़ें दफनाई जाती थी। वही प्रक्रिया यहाँ पे भी अपनाई गई थी। ये किसको यहाँ पे दफनाया गया था? तो बड़े बड़े राजा और रानियों को, महाराजाओं के लिए पिरामिड बनाए गए। उनके शरीर को इसके नीचे दफनाया जाता था। उनके साथ यहाँ तक कि सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च की जाती थी। हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा वहाँ पे क्या था? साथ में बकरी दफनाई जाती थी या फिर हल्के फुल्की चीज़ें दफनाई जाती थी। पर यहाँ पे मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च की जाती थी। वो भी क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजा रानियों को दफनाया जा रहा है। क्या तुम्हें यह लगता है कि मरने के बाद राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? जाहिर सी बात है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, उसके अनुसार देख सकते हो। आपको क्या लगता है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? नगर के बारे में हमने पढ़ा। नगर क्या होता है? नगर दुर्ग क्या होता है? शासक के बारे में, लिपिक के बारे में पढ़ा, जो क्या किया करते थे? लिखा करते थे। मुहर का उपयोग, शिल्पकार क्या किया करते थे? धातु का उपयोग, लोहे की धातु का उपयोग अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ। विशेषज्ञ क्या होते हैं? किसी एक वस्तु के बारे में जो अच्छी जानकारी रखते हैं। कच्चा माल, हल का उपयोग हुआ था यहाँ पे। सिंचाई की भी यहाँ पे व्यवस्था थी। ये सभी चीज़ें हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ी। कुछ तिथियाँ यहाँ पे दी गई हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई थी। मेहरगढ़ कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। नगरों का आरंभ हड़प्पा काल में 4700 वर्ष पहले हुआ था। ये कैसी थी? ये शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा के नगरों का अंत कब शुरू हुआ? 3900 साल पहले। बाढ़ की वजह से नष्ट हुए होंगे या फिर उनके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पे थी वो नष्ट हो गई होंगी, इसलिए वो शहर नष्ट हो गया। जो भी कारण रहा हो। अन्य नगरों का विकास कब होता है? लगभग 2500 साल पहले। हड़प्पन सिविलाइजेशन की काफ़ी समय हड़प्पन सिविलाइजेशन शहरी नष्ट हो गई, पर गाँवों में कुछ लोग जाकर बस गए थे। उसके बाद लगभग 2500 साल बाद नए नगरों का विकास होता है, जो कि अगले अध्याय में यहाँ पे दिया गया।